नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकला ठकुना और आप देख रहे हैं। केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को, जिसमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल है दोस्तों, उसको अपने कब्जे में लेने का ये फैसला किया है। ये वही सरकार है जो कहती है कि मुसलमानों का हक हम कभी नहीं छीनेंगे। वहीं जिस पर बोर्ड के अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है दोस्तों। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये सारी जानकारी दी। वहीं द हिंदू के मुताबिक खान ने कहा है कि वे केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का अधिग्रहण करने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा हक है, ये सभी मुसलमानों भाइयों का हक है दोस्तों। वहीं डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ने भी 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में उसे 123 वक्फ बोर्ड ऑफ संपत्तियों में से संबंधित सभी, जी हाँ दोस्तों, मामलों से मुक्त करने के निर्णय के बारे में ये बताया गया था। वहीं केंद्रीय मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय ने कहा है कि जस्टिस, जी हाँ, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो जिनका रिटायरमेंट हो गए हैं, वो एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये सारी जानकारी दी। इस मुद्दे पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इसमें दिल्ली वक्फ से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, कि सब इसको सहमत है कि इनकी संपत्ति जितनी भी है आप ले सकते हैं। वहीं द हिंदू के मुताबिक खान ने कहा है दोस्तों कि वह केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का अधिग्रहण करने नहीं देगा, क्योंकि ये सभी मुसलमानों का हक है दोस्तों। वह डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ने 8 फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में उसे 123 वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने के निर्णय के बारे में बताया है दोस्तों। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय ने कहा है कि जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता में जो 2 सदस्यीय समिति बैठी है, उसने अपनी रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो गैर अधिसूचित वक्फ बोर्ड है, उन संपत्तियों के मुद्दे पर कहा है कि दिल्ली वक्फ से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। कोई भी इसके लिए ये नहीं कह रहा है कि ये गलत हो रहा है। वहीं एलएनडीओ ने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, जी हाँ, वही प्रभावित पार्टी थी जिसे समिति द्वारा अवसर दिया गया था। हालांकि ये समिति के सामने उपस्थित नहीं हुआ, मौजूद ही नहीं हुआ दोस्तों, और न ही 123 संपत्तियों के संबंध में कोई भी अभ्यवेदना या आपत्ति दायर की इन्होंने। वही एलएनडीओ के पत्र में ये भी कहा गया है कि जितने भी तथ्य स्पष्ट हैं, जितने भी हमने तथ्य दिए हैं वो स्पष्ट है। वही सूचीबद्ध संपत्तियों में दिल्ली वक्फ बोर्ड की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, न ही उन्होंने संपत्तियों में से कोई भी रुचि दिखाई है और न ही कोई आपत्ति या दावा दायर किया है। इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को 123 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। वही बताया गया है दोस्तों कि अब सभी 123 जितनी भी उनकी संपत्ति है का उसका भौतिक निरीक्षण एलएनडीओ द्वारा किया जाएगा। वहीं बीच वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने ये भी कहा है कि एलएनडीओ ने 123 संपत्तियों में से नोटिस चिपकाए हैं, जितनी भी उनकी वो है, जिससे समुदाय में व्यापक चिंता, भय और आक्रोश पैदा हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने पहले ही 123 वक्फ बोर्ड की जितनी भी हमारी संपत्ति थी उसको अदालत में अपनी आवाज उठाई है। उसको लेकर हमारी रिट याचिका भी 1961 का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में लंबित है, अभी तक रुकी हुई है। वहीं खान ने आगे ये भी बताया कि कुछ लोगों द्वारा इस बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है। हम लगातार कार्रवाई की बात कर रहे हैं और वो लोग नहीं कर रहे हैं। वहीं हम वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भी किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने शुक्रवार को दोस्तों की केंद्रीय मंत्रालय के डिप्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर के जवाब में कहा, लेकिन जवाब वो इस तरह दे रहे हैं कि जिस तरह से हमारी तरफ से कोई गलती नहीं। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जनवरी 2022 में 2 सदस्यीय समिति के गठन के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुका है। एक तरफ वो झूठ बोलते हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, मैं जिस पर रिपोर्ट पर ये कार्रवाई शुरू कर दी है उस रिपोर्ट पर ये बात भी कह रहे हैं। वहीं खान ने यह भी बताया दोस्तों कि समिति को पिछले साल 12 अप्रैल को उच्च न्यायालय में वक्फ बोर्ड की याचिका के बारे में सूचित किया गया था।
वहीं उन्होंने अभी गलत फैसला ले लिया, जिसके बाद गठन हुई जो चुनौती दी गई थी और अदालत द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक इसकी कार्यवाही को स्थगित करने को कहा गया था। वहीं अब ये क्या कर रहे हैं आप सबके सामने। वही मामला हाईकोर्ट में भी अभी तक लंबित है दोस्तों। उन्होंने ये भी कहा कि 2 सदस्यीय समिति से पहले 1 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था, और अब दूसरा समिति कहां से आ गया सर, यही सबसे बड़ा सवाल है। वहीं जिसकी रिपोर्ट को बिना किसी कारण के अस्वीकार कर दिया गया दोस्तों। इसके अलावा भारत सरकार ने, जी हाँ, स्थायी आधार पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP को भी 123 संपत्तियों में से एक आवंटित किया था दोस्तों, जिसके बाद वर्कअप बोर्ड ने उच्च न्यायालय का रुख भी किया था। वहीं उन्होंने आगे भी बताया कि 2 सदस्यीय समिति ने पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुकी है कि ऐसा हमारा सिस्टम है सर। हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट दिल्ली वर्कअप बोर्ड के साथ साझा की ही नहीं गई है। वहीं इसीलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि रिपोर्ट का पूरा सेट दिल्ली वर्कअप बोर्ड के साथ तत्काल साझा करें। वहीं दोस्तों उन्होंने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने 20 अगस्त 2014 के अपने आदेश में 2 सदस्यीय समिति गठित करने का कोई निर्देश नहीं दिया था, लेकिन फिर ये लोग झूठ मूठ का एजेंडा करके ये चीजें बता रहे हैं। वहीं 123 संपत्तियों का इस्तेमाल दोस्तों मुस्लिम समुदाय करता है। इन्होंने ये कहा इन 123 संपत्तियों का दैनिक प्रबंधन मुतवल्ली या दिल्ली वर्कअप बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता था। अब आप ये सवाल बताइए, आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आखिर ये जो सरकार फैसला ले रही है इसमें कहां मुस्लिमों के हित की बात की गई है। उन्हीं के जो हक है, उन्हीं का जो संपत्ति है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा फैसला लिया है, इसमें कोई किसी का कोई गुरेज नहीं है, कोई इसके लिए आपत्ति नहीं जता रहा है। सब कह रहे हैं कि ये ठीक है और हम मुसलमानों का हक ले रहे हैं। ये साफ सीधी बात कह रहे हैं। उन्होंने आगे ये कहा दोस्तों कि 123 संपत्तियों की वर्कअप बोर्ड की प्रकृति स्वाभाविक है, क्योंकि सभी मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान जैसी धार्मिक संरचनाएं हैं। उनमें से कुछ को ब्रिटिश शासन द्वारा दिल्ली वर्कअप बोर्ड के पूर्व अधिकारी, जी हाँ, सुन्नी मजलिस औकाफ को दिया गया था, वो ये कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों आखिर सवाल यही है कि क्या जो याचिका काफी समय से डाली जा रही थी मुस्लिम वर्कअप बोर्ड की तरफ से, उस पर उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस टाइम पे जो तथ्य दिए गए थे उस मामले में क्यों उसे नहीं देखा गया, उसका रुख क्यों नहीं किया गया? अचानक से वो ये बोलते हैं कि ये इसको हम अपने अंदर करने जा रहे हैं, अपने में शामिल करने जा रहे हैं। ये कैसा व्यवहार है आपके लिए, मुसलमानों के लिए? क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किस तरह से हमारा जो हक है, यहाँ पर जो हमारा कामकाज है, वो कैसे होगा? फिर इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।